पिछले 2 दिन से मैं जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा पढ़ रहा था और इस आत्मकथा के बारे में 2-3 चीज़ें तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक तो ये बहुत ईमानदारी से लिखी गई है और ये जब लिखा गया है तब ये भारत के विभिन्न जेलों में विभिन्न कालखंड में व्यतीत कर रहे उनकी आत्मकथा है। उस समय ये जेल में थे और जेल में रहना कोई बहुत खुशनुमा तो आदमी रहता नहीं है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थका हुआ और एक तरह से अंदर ही अंदर घुट घुट के जीवन जीने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी सामान्य स्थिति में नहीं रह सकता है। अगर वो व्यक्ति जैसे नेहरू के घर पे भी समस्याएं कम नहीं थी। एक तो वो खुद ही, आप जब पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल लगेगा कि आदमी बहुत ही जिससे इंट्रोस्पेक्टिव आत्मनिरीक्षण करने वाले व्यक्ति, बहुत परसेप्टिव, जिनका ऑब्जर्वेशन किसी भी तरह का निरीक्षण करने के लिए बेहद संवेदनशील, अत्यंत भावुक और संवेदनशील व्यक्ति, और इतने ईमानदार आत्मकथा में इन्होंने मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी छुपाया हो, एक्सेप्ट कि 2-3 जगहों पर, जैसे इंदिरा गांधी शांति निकेतन में जा कर के एक बिगड़ी हुई, बिगड़ाल किस्म की लड़की बन गई थी। उच्छृंखल तो थी ही, अनुशासन तो था नहीं, और इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। अपनी पत्नी कमला नेहरू की बीमारी के बारे में वैसी बात तो नहीं है जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं या जानते हैं, या उसको आप किसी अफवाह की संज्ञा दे सकते हैं। मेरी नज़र में उससे ज़्यादा उस किताब में जो लिखी गई है बातें, उनमें भी अगर उन पे ही ध्यान दें तो एक तो उनका जीवन निश्चित रूप से बहुत व्यथित है, सामान्य तो नहीं है, लेकिन उस कालखंड में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम में लेने वाले जो भी लीडर्स हैं, नेता हैं, उनके अभिभावक हैं, किसी का भी जीवन सामान्य नहीं था। कब वो पकड़े जाए, कब जेल में ठूस दिया जाए, कुछ पता नहीं। छोटी छोटी सी बातों पर जेल में जाना सामान्य बात थी। इसमें जो किताब जो शुरुआत होती है उसमें एक मुख्य उदाहरण मैं बताऊंगा आपको कि इनके जो परदादा थे वो कश्मीर में संस्कृत और पर्शियन के विद्वान थे। उस समय मुग़ल साम्राज्य अपनी समाप्ति पर मृत्युशैया पर था। फारूक सियार यहाँ के राजा थे मुग़ल साम्राज्य में, जिनकी राजधानी दिल्ली थी, यहाँ लाल किला में। और उस समय वो उनको वहाँ से उनके अनुरोध या उनके प्रोत्साहन पर वो दिल्ली आए और यहाँ उनको कुछ ज़मीन दी गई, कुछ जागीर दी गई, उनको नौकरी दी गई। लेकिन 1857 में जो गदर हुआ, ये आपको ही पता है। अगर विलियम डैरेम्पिल की किताब पढ़ें तो मेरठ से आए हुए जो भी सैनिक थे उनसे यहाँ लड़ाई हुई और लड़ाई के बाद उनकी हार हुई, और हार जाने के बाद यहाँ से बहुत से लोग जान बचा करके दिल्ली से बाहर चले गए, भाग गए। रातों रात शरण लेनी पड़ी, कहीं बाहर, यहाँ रहना संभव नहीं था।
पूरा चांदनी चौक और दरियागंज लाशों से पटा हुआ था। तो ये परिवार जब यहाँ से गुज़रा तो इनकी एक चाची थी जवाहरलाल नेहरू की, जिनका वर्ण जो है वो गोरा था। तो यहाँ से जो निकले तो पैदल ही गए, तो यहाँ से वो आगरा की तरफ शायद कूच किए, और रास्ते में चूँकि इनकी चाची का रंग गोरा था तो कुछ अंग्रेज़ी सिपाहियों ने इनको कहीं पे इनको देखा और इन लोगों से पूछा कि भाई अंग्रेज़ लड़की का अपहरण करके जा रहे हो, और उन्होंने बंदूक तान ली और 2 मिनट में ये मारे जाते। 2 मिनट का 2 सेकंड या 2-3 सेकंड मारे जाते, लेकिन संजोग से इनके घर में इनके जो चाचा वगैरह थे, एक चाचा की को अंग्रेजी आती थी, तो अंग्रेजी से उन्होंने वार्तालाप शुरू किया। और इस बीच कुछ पीछे से कुछ लोग आ गए और फिर समझाने लगे, और फिर उन्होंने समझाया होगा तो बात बन गई, ये बच गए। ये भी संजोग है। ये संजोग बहुत बड़ा है। ऐसे बहुत से लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं थे। बहुत से लोगों को यूं ही मार दिया गया, पूरा परिवार जो है वो नष्ट हो गया। लेकिन कालांतर में इन्हें आना था, कुछ करना था, तो खैर इनका परिवार जो है आगरा चला गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण था, ये मुझे पता नहीं था इसके बारे में, इसलिए सोचा कि आपको बताऊं। इसका जो दूसरी चीज़ मैं देखा कि नेहरू जी ने अपने इसी आत्मकथा में ही लिखा है कि चूँकि इनका लालन पालन जो है वो इंग्लैंड में हुआ, शुरुआती के जो शिक्षा है वो हैरो स्कूल में नामांकन हुआ, फिर कैम्ब्रिज में पढ़े। तो स्वभावतः जो है इनकी संस्कार जो है, या इनकी भाषा कहें या इनकी मनोवृत्ति कहें, उस पर कहीं ना कहीं यूरोप के आते तो पड़े ही। तो इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि अंग्रेज अफसर इनके साथ थोड़ी बहुत हमदर्दी ज़रूर रखते थे, क्योंकि अंग्रेज ऑफिसर में भी हैरो में पढ़ने वाले इक्के दुक्के ही मिलते हैं। हैरो वहाँ के राजाओं के लिए है, इतना महंगा स्कूल है, इसलिए इनका स्थान उन लोगों की नज़र में काफ़ी ऊंचा था, और इसलिए इनके गाए बगाए चाहे अनचाहे इनकी इज्जत, इनकी प्रतिष्ठा और इनका सम्मान अंग्रेज अफसर इनके जेल के टर्म्स में कहीं कोई रिलैक्सेशन देते, कहीं कभी कभी देते थे, छोटी बहुत चीज़ें। ऐसा नहीं था कि इन्हें बहुत ज़्यादा आरामदायक जेल या आराम और सुख सुविधा दी जाती थी। कभी कभी मिलती थी, लेकिन मिलती ज़रूर थी, बाकी लोगों को तो वो भी नसीब नहीं था। एक चीज़ उन्होंने अंत में, किताब के अंत में लिखा है कि ये एक ऐसे व्यक्ति मिले जुले इंग्लिश और हिंदुस्तानी, मतलब इंडियन और यूरोपियन, ये दोनों के मिश्रण बन गए थे। मतलब चूँकि जन्म यहाँ हुआ, परिवार जो है वो हिंदुस्तान, इंडिया, भारतीय था, और शिक्षा जो है दीक्षा हुई बाहर के स्कूलों में, जहाँ पे जो लिखने, पढ़ने, बोलने, चलने, खाने की आदतें जो है भारत के ठीक विपरीत थी। तो वहाँ भी उनको चूँकि ये सब चीज़ें सीखनी ही थी, यही सब सीखने के लिए भेजा ही गया था, तो उन्होंने वो चीज़ सीख ली, और इनके चेतन अचेतन मन पे उसका प्रभाव ज़रूर पड़ा, और कहीं न कहीं इनकी मनोवृत्ति में भी परिवर्तन हुआ। तो अब इनका जो पूरा आप व्यक्तित्व देखें तो आधा हिंदुस्तान, आधा भारतीय, आधा यूरोपीय, या यूँ कहें न पूरा भारतीय न पूरा यूरोपियन। अब ये खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं भारत में भी मुझे अकेला महसूस करता हूँ, मुझे भारतीय नहीं माना जाता है, मैं थोड़ा अलग, हर जगह मैं बेमौजू है, उन्होंने शब्द यूज़ किया है बेमौजू, यानी तो एट ऑड्स। आप 10 लोग हैं और 10 लोग एक तरह के हैं
और 11वें ये है जो कि एट ऑड है, मतलब 11 आदमी में ये एक आदमी बाकी सभी 10 आदमी से अलग अपने आप को अलग थलग पाते थे। यानी उन लोगों में ये सामंजस्य नहीं बिठा पाते थे जो बाकी 10 लोग हैं, और बाकी 10 लोग थे वो भी इनके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते थे। अब देखिए ऐसे व्यक्ति ये खुद ही कह रहा है, मैं इनकी किताब में ये लिखा हुआ है, मैं पृष्ठ संख्या भी बता सकता हूँ। पीछे से आप अगर इस किताब को पढ़ें तो पीछे से 3-4 पेज, पहला, तीसरा, चौथा, तीसरा पेज में इनका पूरा कम से कम 200 शब्द इसी विषय पर है कि किस तरह से मैं भारतीय और यूरोपीय का सम्मिश्रण बन करके यूरोप में भी, यूरोप के लोगों में तो भारतीय ही था, कभी पूरा यूरोपियन था नहीं, और हिंदुस्तान में भारत के लोगों में मैं बिल्कुल ही भारतीय नहीं था। यहाँ मुझे सामंजस्य नहीं बैठ पाता था, तो मैं ना भारतीय रहा ना यूरोपीय रहा, दोनों की खिचड़ी बन गया। और ये एक उस व्यक्ति की ईमानदारी तो इसमें माननी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल इसका स्वीकार किया है बल्कि इसका परिणाम इन्होंने अपने मन पे ये स्वीकार किया है कि इससे कितने व्यथित कोई भी व्यक्ति हो, अगर ये लगातार होता रहे। सोचिए कि आप परिवार में अपने आप को फिट नहीं कर पाए, परिवार आपको पूरी तरह से स्वीकार तो कर ले, मतलब ऐसा नहीं है कि स्वीकार नहीं करें, लेकिन स्वीकार कर लेना और स्वीकार हो जाना दोनों में अंतर है। आप बिल्कुल परिवार के अंग हो जाएं और परिवार आपको, दोनों में अंतर है। खास करके ऐसी परिस्थितियों में जब आपके पास समाज की जिम्मेदारी है, और न केवल परिवार की जिम्मेदारी है, आपके समुदाय की भी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, और देश की जिम्मेदारी तो बहुत बाद में आती है। लेकिन जिसका आधार ही ऐसा हो कि परिवार में भी आप पूरी तरह से, आप परिवार आपको स्वीकार करे, आप सामंजस्य नहीं स्थापित करें और फिर भी आपको परिवार करे, तो ये कहीं ना कहीं आपके सचेतन मन पे किसी न किसी रूप से प्रभाव तो पड़ेगा ही, डालेगा ही। ये एक मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी जानकारी थी, और आज तक मैंने कहीं भी इसका जिक्र नहीं सुना। लेकिन नेहरू जी के आत्मकथा में, जो कि आज से लगभग 90 साल पहले लिखी हुई किताबें थी, हैरानी की बात है, ये कहीं आदमी को पढ़ना चाहिए, कहीं न किसी को बताना चाहिए। आज तक किसी को नहीं पता था, मुझे तो कम से कम पता नहीं था। लेकिन अगर इसकी विवेचना करें आप, तो क्या यही कारण है कि नेहरू के विखंडित व्यक्तित्व का, जिसकी चर्चा कभी वाजपेयी ने किया था कि आपका आधा व्यक्तित्व ये चैम्बरलेन का है और आधा व्यक्तित्व चर्चिल का है, इसको सुन करके नेहरू थमा गए थे, और वाजपेयी जी ने इसे संसद में कहा था सबके सामने। क्या उसका मूल कारण यही है जो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है? क्या यही मूल कारण है उनके पटेल के साथ टकराव में, गांधी जी के साथ जो सामंजस्य नहीं होता था? इसकी तो चर्चा उन्होंने आत्मकथा में खुल के किया है कि इन्हें गांधी जी के जो अनशन करने का जो भी समाचार मिलता था उससे ये परेशान हो जाते थे, क्योंकि इनको समझ में ये नहीं आता था कि अनशन से आदमी कोई कैसे अपना एक आंदोलन चला सकता है। कहीं हर बहुत जगह इन्होंने लिखा है, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने उसको, उनका नेतृत्व जरूर स्वीकार किया, वो अलग बात है। तो क्या उसका मूल कारण यही है? अगर है तो ये बहुत मूर्खतापूर्ण था इनको भारत की इतनी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजना, जब ये खुद जानते हैं कि विखंडित व्यक्तित्व विखंडित निर्णय लेगा, और विखंडित निर्णय के अनुसार उसको सरकार, किसी भी समाज परिवार को उसका बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो हो रहा है। इनका परिवार, इंदिरा गांधी की शादी, इंदिरा गांधी का जो भी व्यक्तित्व था वो कोई बहुत स्वस्थ तो नहीं था। इंदिरा गांधी के साथ के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी, खास करके शादी हुई, शादी से पहले उनके जो निर्णय थे, फिर बाद में जो प्रधानमंत्री बनने का जो सफ़र हुआ, वो कोई बहुत स्वस्थ और बहुत शुभेच्छा और एक इंकरेजिंग तो नहीं था। उन्होंने कितने सारे गंदे काम किए, उसकी कीमत ये देश आज तक चुका रहा है। तो
कहीं ना कहीं उसके मूल में मुझे लगता है कि ये है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।